राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जब बेटे बहू ने अपने ही पिता की पेंशन को खर्च करने पर पिता को दी धमकी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सुबह का काम करते करते सरला जी बहुत थकावट महसूस कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए वो टीवी के सामने बैठ गईं और बड़े शौक से अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने लगी। दिन भर के काम से थोड़ी देर के लिए समय निकालकर टीवी देखना सरला जी को अच्छा लगता था। उनके पति श्यामलाल जी वहीं पास में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अभी उन्होंने टीवी देखना शुरू ही किया था, अचानक टीवी बंद हो गया। सरला जी यह देखकर चौंक गईं कि उनकी बहू नेहल के हाथ में रिमोट था। उसने ही टीवी बंद किया था। अब सरला जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बहू नेहल, टीवी क्यों बंद कर दिया? तभी नेहल ने कड़कती आवाज में कहा, माँ जी, सारा दिन आप टीवी देखती हैं, मालूम भी है कि बिजली का बिल कितना आ जाता है। तभी अखबार को चेहरे के सामने से हटाते हुए श्यामलाल जी बोले, बहू, यह कौन सा तरीका है अपनी सास से बात करने का? अब क्या वह टीवी भी नहीं देख सकती? तभी उनकी बहू ने कहा, बाबूजी, यह तो आपको भी मालूम है कि बिजली का बिल कितना आता है। आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए हुए रहते हो। हमें तो अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। आज से यह रिमोट मेरे पास रहेगा। यह टीवी सिर्फ शाम को ही चलेगा। मैं खुद ही आपको रिमोट दे दिया करूँगी। यह कहते हुए नेहल रिमोट लेकर अपने कमरे में चली गई। सरला जी तो जैसे सदमे से पत्थर सी हो गई थी। अभी तक उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने सुना वह हकीकत थी या कोई सपना। तभी श्यामलाल जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो सरला जी की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने अपने पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि श्यामलाल जी ने सरला जी को चुप रहने का इशारा किया और खुद कुर्सी पर आंखें बंद करके गहरे सागर में गोते लगाने लगे। बेटे और बहू में बदलाव तो वह काफ़ी दिनों से महसूस कर रहे थे। उन दोनों का बिना मतलब के खींचना, बेवजह चीखना और चिल्लाना तो अब रोज की बात बन गई थी। बेटे ने एक दो बार इशारे में उन्हें कहा भी था कि यह मकान उनके नाम कर दें और श्यामलाल जी भी यही सोचने लगे थे कि बाद में भी तो सब कुछ बेटे बहू का ही है, फिर अभी क्यों नहीं। लेकिन फिर जब एक दिन वह अपने मित्र से मिले तो उन्होंने सलाह दी कि वसीयत जरूर बनवा लो, लेकिन मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखना, उसके बाद बेटे के नाम। अपनी पत्नी का बुढ़ापा खराब मत करना श्यामलाल जी। कम से कम आपके बाद इज्जत की दो रोटियां तो मिलेंगी तुम्हारी पत्नी को। श्यामलाल जी ने ऐसा ही किया था क्योंकि उनके दोस्त ने ही सलाह दी थी। क्योंकि औलाद का असली रंग देखना हो तो एक बार झूठ बोलकर देख लो कि तुमने मकान उसके नाम पर कर दिया है। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन इतनी जल्दी नकाब उतर जाएगा यह तो श्यामलाल जी ने कभी नहीं सोचा था। श्यामलाल जी थोड़ी देर यूं ही सोच में डूबे रहे। फिर उन्होंने सरला जी की तरफ देखा जो आंखें खोले छत की तरफ लगातार देखे जा रही थी। वो अपनी पत्नी से बोले, सरला, जिस दिन से हमारा बेटा हमारी जिंदगी में आया है उस दिन से लेकर आज तक अपनी इच्छाओं को दरकिनार करते हुए हमने केवल उसी के बारे में सोचा है। आज भी इस उम्र में भी तुम घर का सारा काम करती हो और बहू को बाहर घूमने और आराम फरमाने से फुर्सत नहीं है। रिटायर होने के बाद भी मैं अपनी पेंशन घर खर्च के लिए देता आया हूँ, लेकिन इस सब का सिला हमें क्या मिला? बहू आए दिन बदतमीजियों पर उतर आती है और हमारा बेटा है कि जोरू का गुलाम बना हुआ है। बस हुआ। अब सरला, अब मुझे लगता है कि हमें अपने लिए भी जीना चाहिए। फिर सरला जी बोली, क्या मतलब है आपका? श्यामलाल जी बोले, सरला, बहुत समय से मेरी कहीं घूमने जाने की इच्छा है।
फिर सरला जी बोली, अजी दिल तो मेरा भी बहुत करता है, पर यह सोचकर चुप रह जाती हूँ कि कहीं बेटा बहू गुस्सा ना हो जाएं। जब बिना किसी कारण बहू हमें आए दिन बातें सुनाती रहती है तो फिर इस बात पर तो बवाल ही मचा देगी। फिर श्यामलाल जी बोले, सरला मालूम है तुम्हें, बचपन में जब भी मैं हवाई जहाज को आसमान में उड़ता हुआ देखता था तो मेरा उसमें बैठने का बहुत दिल करता था, लेकिन कभी बैठ नहीं पाया क्योंकि माता पिता के पास तो इतने पैसे थे नहीं, जैसे तैसे घर का खर्चा चलता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर मुझे सरकारी नौकरी मिली थी। और जब मोहित पैदा हुआ उसके बाद तो हमने अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने बेटे मोहित पर खर्च कर दी, उसकी हर एक इच्छा पूरी की, क्योंकि मेरा बचपन तो अभाव में बीता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा भी मेरी तरह जिंदगी मन मार कर जिए। सारी कमाई तो हमने अपने बेटे पर खर्च कर दी और उसे अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को दिया। उसकी पढ़ाई में जितना भी खर्च आना था सबका इंतजाम हमने पहले ही कर रखा था, यह सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो पैसे की कमी के कारण हमारा बेटा आगे ना बढ़ पाए। इसलिए हमेशा अपने खर्चे काट काट कर हमने अपने बेटे के लिए बचत की थी। जितने भी पैसे जिस भी समय उसने मांगे हमने उसे दिए। एक तनख्वाह में बेटे की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्च और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल, सब कुछ कितनी कुशलता से हम लोगों ने मैनेज किया था, यह तो हम लोग ही जानते हैं। लेकिन बेटे ने तो आज सब कुछ नकार दिया। सोचा था बुढ़ापे में सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ तो बुढ़ापे में ही हमारे बेटे बहू ने हमारे ऊपर इतनी बंदिशें लगा दी। इतना तो हम उस समय भी नहीं बंधे हुए थे जब हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां थीं, और आज जब जिम्मेदारियों से मुक्त होने का समय आया तो बहू ने सारे दिन के लिए तुम्हें रसोई के काम काज में व्यस्त कर दिया और मेरी सारी पेंशन के पैसे लेकर आज बेटा बहू हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। तभी सरला जी उदास होकर बोली, हम लोग कर ही क्या सकते हैं, यह तो अब हमारी किस्मत है और हमें ऐसे ही रहना होगा पूरी जिंदगी। श्यामलाल जी बोले, नहीं सरला, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैंने जो सोचा है मैं वह करके ही रहूंगा। तभी सरला जी ने आशा भरी निगाहों से अपने पति की ओर देखा और कहने लगी, तो क्या सोचा है आपने? फिर श्यामलाल जी बोले, बस कल का इंतजार करो और देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन श्यामलाल जी अयोध्या धाम जाने के लिए अपनी और अपनी धर्म पत्नी की टिकट करा कर ले आए। वह टिकट बस या ट्रेन की नहीं बल्कि हवाई जहाज की थी। उन्हें हर महीने 40,000 की पेंशन मिलती थी, जिसमें से उन्होंने 25,000 की टिकट करवाई और 15,000 अपने पास खर्चे के लिए रख लिए। उन्होंने अपनी पत्नी को आकर टिकट दिखाए तो सरला जी घबरा गईं। क्या आपने पेंशन के पैसों को खर्च कर दिया? अरे यह क्या किया आपने, अब बहू क्या कहेगी? तब श्यामलाल जी बोले, अरे सरला तुम चिंता मत करो, हम अपने बेटे बहू पर निर्भर नहीं हैं। मेरे पास खुद की पेंशन आती है। कुछ दिन यूं ही बीत गए। फिर एक दिन उनकी बहू नेहल गुस्से में पैर पटकती हुई उनके पास आई और बोली, माँ जी आखिर आप लोगों का ये चल क्या रहा है? उसकी यह बात सुनकर जो सरला जी हैरान रह गईं और पूछा, क्यों, क्या हो गया बहू? तो बहू नेहल बोली, अच्छा बोल तो आप ऐसे रही हैं जैसे कुछ मालूम ही नहीं। इस बार बाबूजी ने अपनी पेंशन के पैसे नहीं दिए हमें। महीने की 10 तारीख होने को आई। आप आज ही उन्हें कहिए कि पेंशन के पैसे निकाल कर मुझे दे दें। तब सरला जी बोली, दरअसल बहू वह बात यह है कि इस बार तुम्हारे बाबूजी और मैंने एक साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया है और उनकी पेंशन से हमने घूमने के लिए टिकट करवा लिए हैं, इसलिए इस बार तो पेंशन के पैसे तुम्हें नहीं दे पाएंगे। सरला जी ने सकुचाते हुए यह बात अपनी बहू से कही। तभी उनकी बहू नेहल बोली, क्या आप दोनों घूमने जा रहे हैं? शर्म नहीं आती इस उम्र में घूमते हुए? चुपचाप घर में बैठे रहिए जैसे बूढ़े लोग रहा करते हैं। जानती भी हैं आप घर में कितना काम होता है। आने दीजिए आपके बेटे को, उन्हें भी बताऊंगी
कितना फालतू का खर्चा करते हैं उनके माता पिता, और हम दोनों से पूछे बिना आपने बाहर जाने का सोचा भी कैसे। बहू नेहल की बात सुनते ही सरला जी समझ गईं। आज उनके बेटे के घर आने के बाद अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, क्योंकि हमेशा से ही घर में यही तो होता आया है कि पेंशन का सारा पैसा उनके बेटा बहू उनसे ले लेते हैं और अपने हिसाब से खर्च करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें इनमें से 500 रुपये निकालने की भी इजाज़त नहीं थी। अगर वह ऐसा करते तो घर में जोरदार झगड़ा होता था। एक बार की बात है, श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर 1000 की साड़ी लाकर दी, तो पेंशन में से 1000 कम देखकर उनकी बहू जो श्यामलाल जी पर चिल्लाते हुए बोली, इसमें से 1000 रुपये का आपने क्या किया है बाबूजी, कहाँ खर्च करके आए हैं। तब श्यामलाल जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी सास के लिए उसकी मनपसंद की साड़ी खरीदी है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने साड़ी नहीं खरीदी थी। जब भी मैं उसके लिए साड़ी खरीदने लगता था तो वह कहती थी मेरे पास बहुत सी साड़ियां हैं, लेकिन जब पहनने की बारी आती थी तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं दिखाई देती थी। इसलिए सोचा कि उसके लिए एक साड़ी खरीद लूं। उसी समय नेहल बोली, क्या साड़ी खरीदने में 1000 रुपये खर्च कर दिए आपने? इस उम्र में आप लोग एनिवर्सरी का तोहफा दे रहे हैं एक दूसरे को। जरा सोचिए बाबूजी, घर में छोटे बड़े कितने खर्चे होते हैं। बिजली पानी राशन का बिल हमें देना पड़ता है, लेकिन आप लोगों को भी क्या पता कि शहरों में रहना कैसा होता है। पूरी जिंदगी तो आप गांव में रहे हैं। इस बकाया को याद करते करते सरला जी मनी मन घबराती जा रही थी। जब बहू ने 1000 के पीछे इतना हंगामा खड़ा कर दिया तो अब तो पेंशन के सारे पैसे ही टिकट पर खर्च हो गए थे। शाम को जैसे ही सरला जी का बेटा मोहित घर लौटा तो नेहल ने उसे सब कुछ बता दिया। मोहित उसी समय आग बबूला होते हुए अपने कमरे से बाहर निकलकर आया और गुस्से में चिल्लाने लगा, इस महीने की 10 तारीख हो गई है और आपने अभी तक पेंशन के पैसे नहीं दिए, और बिना हमसे पूछे सारे पैसे खर्च कर दिए। अब इस महीने के राशन का खर्चा कैसे चलेगा, और इतना फालतू का पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या थी। बुढ़ापे में घूमने का शौक चढ़ा है, अरे आराम से घर पर नहीं रह सकते। ज्यादा ही घूमने का मन था तो पास के मंदिर में घूम आते। मैं आप लोगों से कह देता हूँ, अगर आपने पेंशन के पैसे नहीं दिए तो इतनी बात सुनते ही श्यामलाल जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो रौबदार आवाज में जोर से बोले, तो क्या बेटा, बस बहुत हो चुका। तुम्हें बस हमारा घूमना ही दिखाई देता है, अपने फालतू के खर्चे नजर नहीं आते। बहू आए दिन नए नए कपड़े खरीद कर लाती है, पार्टी करने जाती है। तुम लोग हर रविवार को बाहर खाना खाकर आते हो, उसका क्या। और तो और हमारा टीवी देखना भी तुम लोगों को गवारा नहीं। तुम्हारी पत्नी ने हमारे टीवी देखने का समय तक निर्धारित कर दिया। अरे बूढ़े हुए हैं तो क्या, मर तो नहीं गए हम लोग। हमारा भी दिल करता है अपनी इच्छा से कुछ करने का, कहीं जाने का, अच्छा खाना खाने का। हमारे कहीं जाने से तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे बाहर घूमने से, पिक्चर देखने जाने से, बाहर का खाना खाने से खर्च नहीं बढ़ते क्या। अपने ऊपर तो खूब खर्च करते हो बेटा, लेकिन माँ बाप ने जरा सा खर्च कर लिया तो भड़क उठे। भूल गए कि 2 महीने पहले ही तुम लोग विदेश घूमकर आए हो, तो क्या हवाई जहाज की टिकट मुफ्त में आती है। साल में 2 बार तुम बाहर घूमने जाते हो, क्या कभी हमने रोक टोक किया कि तुम कहाँ जा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो। फिर आज अपने घूमने के लिए जरा सा पैसा हमने खर्च कर लिया तो तुम्हें तकलीफ होने लगी बेटा। फिर मोहित बोला, पिताजी आपने घूमने के लिए मैं आपसे पैसे मांगकर खर्च करता नहीं हूँ, खुद कमाता हूँ और उस पैसे से हम लोग घूमने जाते हैं। तब श्यामलाल जी बोले, बेटा मैं भी अपनी पेंशन के पैसे से ही घूमने जा रहा हूँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। अपने पिता का यह जवाब पाकर मोहित गुस्से में तमतमा उठा और बोला, ठीक है बाबूजी, अगर आपने घूमने जाने का प्लान बना ही लिया है तो इतनी बात समझ लीजिए,
इस घर में रहते हुए मैं आपको फोकट का नहीं खिलाऊंगा। खर्चे के लिए पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपको रोटी नहीं मिलेगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों का खाना पीना भी निकालूं और आप लोगों के घूमने फिरने का खर्चा भी। इतना कहकर मोहित अपने कमरे में चला गया। तभी उनकी बहू नेहल बोली, कभी सोचा भी है कि आपका बेटा दिन भर कितनी मेहनत करता है, फिर 2 पैसे लेकर घर में घुसता है। हम कुछ दिन विदेश क्या घूम आए, वह आपको दिखाई दे गया, लेकिन यह नहीं दिखाई देता कि आपके 2 पोते हैं, उनके भविष्य के लिए भी कुछ पैसा बचा कर रखें। बस पैसा उड़ाने में लगे हुए हैं इस बुढ़ापे में। अब कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पर ही रहिए और घर की रखवाली करते रहिए। और वैसे भी इस उम्र में बाहर घूमने जाएंगे तो घूमने के चक्कर में कहीं बीमार होकर आ गए तो मैं आप लोगों की सेवा नहीं करूंगी, फिर पड़े रहिएगा एक कोने में। क्यों बहू? श्यामलाल जी बोले, घर में रहकर तुम्हारी सास क्या दिन भर काम नहीं करती है? बाहर घूमने जाएगी तब तुम्हें लगता है वह बीमार हो जाएगी। श्यामलाल जी की बात सुनते ही उनकी बहू नेहल मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। सरला जी तो अपने बेटे बहू की बातें सुनकर हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों में से आंसू निकल आए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे। थोड़ी देर बाद सरला जी अपने पति श्यामलाल जी से कहने लगी, सुनो जी, घूमने जाने की बात पर तो घर में हंगामा ही खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि हमें अपना प्लान बदल लेना चाहिए, नहीं तो बेटा बहू तो घर में हमें रोटी भी नहीं देंगे। घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। बातें सुना सुना कर हमें जीते जी मार डालेंगे। तभी श्यामलाल जी बोले, तुम चिंता मत करो सरला, मेरे होते हुए तुमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। जितना कहना था कह लिया। यह लोग जब विदेश गए थे तो कम से कम 5 लाख का खर्च करके आए होंगे और हमारे 500 खर्च करने पर भी कलह शुरू कर देते हैं। यह अन्याय आखिर कब तक सहन करते रहेंगे हम? कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा, वरना हम इसी तरह समझौते करते करते रह जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह जब सरला जी रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी तो सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। सरला जी ने अपनी बहू और बेटे की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर अभी भी गुस्सा सवार था। ना तो वो किसी से बात कर रहे थे और ना ही किसी से नजरें मिला रहे थे। श्यामलाल जी अपने घर के माहौल को अच्छी तरह समझ रहे थे। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ तो श्यामलाल जी ने सरला जी से कहा, सरला, अब हम लोगों ने घूमने जाना है तो चलो तुम्हें 2-3 नई नई साड़ियाँ दिलवाता हूँ और अपने लिए भी कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेता हूँ। बहुत दिनों से मैंने भी अच्छे कपड़े नहीं खरीदे हैं। अब घूमने जाएंगे तो पुराने कपड़े नहीं पहनेंगे। श्यामलाल जी के इतना बोलने की देर थी कि उनके बेटे बहू तो पहले से ही भड़कने को तैयार बैठे थे। सारी सीमाएं लांघते हुए उनका बेटा मोहित बोला, बाबूजी, अब हम आपको अपने पास नहीं रख सकते। अरे आपने तो सारी हद पार कर दी। आप अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लीजिए। सारी शर्म तो आपने बेच खाई है। अब बुढ़ापे में आप घूमने जा रहे हैं, हमसे आपकी यह हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। फिर श्यामलाल जी ने कहा, बेटा, हम अपने रहने का इंतजाम कहीं और क्यों कर लें? यह घर हमारा है, इसे मैंने अपनी कमाई से बनवाया था और तो और इस घर की जमीन भी मेरी मेहनत की कमाई से खरीदी गई है और इस हिसाब से यह घर मेरा है। तब बेटा बोला, लेकिन बाबूजी, आप भूल रहे हैं कि आपने यह मकान मेरे नाम पर कर चुके हैं। फिर श्यामलाल जी एक मुस्कान के साथ बोले, नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वसीयत में क्या लिखवाया है। वह तो भला हो मेरे दोस्त का, जिसने मुझे यह सलाह दी थी कि मुझे जीते जी अपना मकान अपने के बेटे के नाम पर नहीं करना चाहिए। और अच्छा हुआ कि मैंने मकान तुम्हारे नाम पर नहीं किया, नहीं तो हमें बेघर करने में तुमने एक पल की देरी भी नहीं करनी थी। एक बात कान खोल कर सुन लो मोहित, मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में खूब इज्जत कमाई। अगर तुम लोग मेरी या अपनी माँ की बेइज्जती करोगे तो यह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज मैंने फैसला किया है, तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ और अपनी गृहस्थी अलग बसा लो और मुझे हर महीने
30,000 किराया दे देना, फिर कोई दूसरा मकान भी ढूंढ सकते हो, मुझे उससे भी कोई ऐतराज नहीं है। आज महीने की 20 तारीख है, तुम्हारे पास 30 तारीख तक का समय है, सोचकर जवाब दे देना। मैं उसी हिसाब से आगे के बारे में सोचूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। तभी नेहल बोली, अगर आप हमें इस घर से निकाल देंगे तो इतने बड़े घर में आप क्या करेंगे, और इस बुढ़ापे में आप लोगों की देखरेख कौन करेगा? हम आपके बहू बेटे हैं, आखिरकार हम ही तो आपके काम आएंगे। तभी श्यामलाल जी ने कहा, अरे अरे, अभी तो हम लोगों के हाथ पैर चल रहे हैं, तब तुम्हारा यह हाल है। जब हम पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर हो जाएंगे तब तो तुम हमें भूखे ही मार दोगे। अब अगर अपने पैसे खर्च करने ही हैं तो हम तुम्हारा रौब क्यों सहन करें? रही बात बुढ़ापे में गुजारा करने की, तो इतना बड़ा घर है, इस घर में मैं 2 किराएदार आराम से बिठा सकता हूँ, और काम वाली बाई मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। खाना पकाने और घर के बाकी काम के लिए हम बाई रख लेंगे। अपनी पेंशन से हम अपना बुढ़ापा मजे से काट सकते हैं। तुम हमारे बुढ़ापे की चिंता मत करो बहू। यह सुनकर मोहित और नेहल दंग रह गए। चलो सरला, श्यामलाल जी बोले, हम शॉपिंग करने चलते हैं। कहते हुए श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बाजार चले गए। श्यामलाल जी का यह जवाब सुनकर उनके बेटे और उनकी बहू नेहल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पिताजी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। शाम के समय वे अपने लिए अपने मनपसंद के कपड़े खरीद कर ले आए थे, लेकिन उनकी बहू नेहल ने अब शांत रहना ही उचित समझा। उसे समझ आ गया था, यदि अब वह कुछ कहेगी तो उसके ससुर 2-4 बातें उसे और सुना देंगे। अगले दिन श्यामलाल जी और सरला जी को हवाई जहाज में बैठकर अयोध्या धाम की यात्रा पर जाना था, जिस कारण वे बहुत खुश थे, क्योंकि वे पहली बार अपना हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा करने जा रहे थे। सुबह के समय वो दोनों तैयार होकर अपने बैग लेकर जैसे ही बाहर निकलने लगे तो अपने बेटे और बहू को आवाज़ देते हुए कहा कि हम 10 दिन बाद वापस आएंगे, तब तक तुम अपना इंतजाम कर लेना। इतना कहकर दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज को देखकर वे अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे और अपनी पत्नी से श्यामलाल जी कहने लगे कि जहाज तो सच में बहुत बड़ा होता है। जब आसमान में उड़ते हुए देखा था तो ऐसे लगता था यह बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज सामने से देखने में पता लगा कि यह असल में कितने बड़े होते हैं। जब वे दोनों अयोध्या धाम पहुँचे तो वहाँ पहुंचकर उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और फिर आसपास की जगह पर घूमने निकल गए। सरला जी उन्हें कहने लगी कि वाकई यह दिन हमारी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन हैं, जब हमें एक दूसरे का साथ इतना अच्छा समय व्यतीत करने को मिल रहा है। फिर श्यामलाल जी बोले, सरला, हम बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, अरमान तो हमारे दिल में भी है ना। बुढ़ापा आने के साथ हमारी इच्छाएं मर तो नहीं गई ना। अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की और घूमने की इच्छा तो हमारे दिल में भी है, लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है कि बुढ़ापा आ गया तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। यह तो भगवान का शुक्र है कि अभी हमें पेंशन मिलती है। आज इसी पेंशन के दम पर मैं अपने बच्चों के सामने बोल पाया हूँ, लेकिन मुझे तो उन माँ बाप के बारे में सोच सोच कर चिंता होती है जो सब कुछ अपने बच्चों पर लुटा देते हैं और बुढ़ापे के लिए कुछ भी अपने पास नहीं रखते। कैसे वह लोग अपना बुढ़ापा काटते होंगे जब उनके बच्चे एक एक चीज़ के लिए उन्हें मोहताज कर देते होंगे। अयोध्या धाम तो बहुत दूर की बात है, हमारा बेटा तो हमें आज तक पास के किसी मंदिर में भी नहीं लेकर गया। खैर छोड़ो इन सब बातों को सरला, हम यहाँ आराम से कुछ दिन बिताएंगे और फिर घर जाएंगे। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। उसके बाद जब वे लोग घर वापस आए तो उन्हें देखते ही जो मोहित और नेहल तुरंत उनके पास दौड़े दौड़े आए
और उनके पैरों में गिर गए और बोले, बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आपको जैसे इस तरह घर में रहना है आप वैसे ही रहिए, जहाँ आपका घूमने का मन हो आप घूम कर आइएगा, लेकिन हमें इस घर में से मत निकालिए। हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? आप तो जानते हैं मेरी तनख्वाह कितनी है। अब उसमें से मैं मकान के किराए के 30,000 निकालूंगा तो हम घर खर्च कैसे चलाएंगे? फिर नेहर बोली, माँ जी आप ही बाबूजी को समझाइए ना कि हमें इस घर में रहने दें, जाने के लिए ना कहें। अब से घर का सारा काम मैं ही करूँगी, आप बस बैठकर आराम फरमाइएगा और जी भर के टीवी देखिएगा, टीवी का रिमोट आपके पास ही रहेगा। श्यामलाल जी को अब यकीन हो गया था कि उनके बेटे बहू को अकल आ गई है, अब वह उनके बुढ़ापे की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो मेरी भी एक शर्त है, मैं अपनी पेंशन के पूरे पैसे तुम्हें नहीं दूंगा, कुछ पैसा मैं अपने पास रखूंगा, क्योंकि बुढ़ापे में मेरे और मेरी पत्नी के लिए भी कुछ खर्चे हैं, हमारी दवाइयों का खर्च है तो इससे चलता रहेगा, कभी ब्लड प्रेशर की दवाई तो कभी डायबिटीज़ की दवाई तो कभी जोड़ों के दर्द की दवाई, और बार बार मुझे तुम्हारे आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। अपने ही पैसों के लिए मैं तुम पर मोहताज हूँ, यह मुझे कतई मंजूर नहीं है। फिर मोहित ने कहा, नहीं पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे ही करना। फिर मोहित ने नेहल से कहा, नेहल तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, जल्दी से माँ और पिताजी के लिए चाय बना कर ले आओ, वे थक गए होंगे। इतनी बात सुनते ही श्यामलाल जी मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे, आज अगर उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के आत्मसम्मान के लिए यह निर्णय नहीं लिया होता तो पहले की तरह आज भी उन्हें मन मारकर गुजारा करना पड़ता। कभी कभी जिंदगी में अपने लिए कुछ कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं, थोड़ा सा स्वार्थी बनने में भी कोई हर्ज नहीं होता। यह तो दुनिया है और दुनिया तो कुछ ना कुछ बोलेगी ही, लेकिन अगर अपने हाथ में पैसा है तो हमें अपनी इतनी इज्जत तो बना कर रखनी चाहिए कि हमसे कोई कुछ ना कह सके और अपने पैसों के दम पर हम अपनी ज़िंदगी को आत्मसम्मान के साथ गुजार सकें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति 01 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। राधे राधे।